हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। और जैसा हम सभी जानते हैं, अभी 3 मई तक हमारे पूरे देश में लॉकडाउन के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि ज़रूरी भी है हमारी सेफ्टी के लिए। तो हम यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान आपकी जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, और अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम एक नया प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं। उन सभी बच्चों के लिए है जो हमारे YouTube को देखते हैं, हमारे चैनल को विजिट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि MCQ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियोस आप देख ही रहे होगे। तो वीडियो देखने से पहले आप क्या करें, उसकी पहले खुद प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक वीडियो डाला रिसर्च के लिए कि साहब ये सीरीज नंबर 8 है। अब सीरीज नंबर 8 के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन विद आंसर मिल रहे हैं, उसकी बजाय पहले आप वो एज ए मॉक टेस्ट खुद करें। तो हमने क्या किया है, टिल लॉकडाउन यानी टिल 3 मई तक हमारी जो मोबाइल की एप्लीकेशन है, जो कि एक पेड सर्विस है, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो हमने अपने सभी यूजर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर दी है फॉर MCQ सीरीज। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर जाएं, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो जो बच्चे एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके लिए देखें आप, जब आप ये एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर 1। ठीक है जी। तो ये हमारा लोगो है RCA का। आपको जब गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन, तो फर्स्ट जो पेज आएगा उसमें आप पेपर 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेपर 1 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है। इस ऑप्शन के अंदर जैसे हम पेपर 1 में ये 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं। सपोज अभी हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो आपने यूनिट नंबर 2 पे क्लिक किया तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 1 इज फॉर वीडियोस, सेकंड वन इज फॉर मॉक टेस्ट, थर्ड वन इज स्टडी मटेरियल। वीडियोस बेसिकली आपको लॉक दिखेंगे क्योंकि वो पेड है। हमारे जो बच्चे हमारे को ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए है। बट एक मॉक टेस्ट के नाम से जो कॉलम है, दैट इज फ्री टू ऑल। टिल 3 मई आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइक दिस। तो पहले आप इस पे जाके वीडियोस को देखने से पहले आप इस पे अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप वीडियो पे जाएंगे, YouTube के अंदर ही आपको उसका वीडियो भी मिलेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बेटर हो जाएगी। और जो बच्चे iOS यूज़ कर रहे हैं, एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अगेन गो टू द ऐप स्टोर, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, रिलायंट कॉमर्स अकेडमी के नाम से मिलेगी आपको। अगेन मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पेपर 1 में ये सब्जेक्ट्स हैं। मान लो यूनिट 2 ऑल लेक्चर ओपन करोगे तो आपको सेम इंटरफेस देगा, स्टडी मटेरियल, वीडियो एंड मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट पे जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन का मेन आपका पेज होगा, यहाँ पर जो ये 3 लाइन्स है, यहाँ पर जाके टेस्ट रिपोर्ट कॉलम के अंदर आपने कैसा टेस्ट परफॉर्म किया। हर टेस्ट में पेपर 1 के 10 क्वेश्चंस हैं, पेपर 2 के 20 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो उतना ही समय आपको मिलेगा, यानी 10 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट्स, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स। आपने कितने टाइम में किया, कितना आपका स्कोर आया, वो यहाँ पर जाके आप टेस्ट रिपोर्ट से चेक कर सकते हो। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। तो आप अगर हमारे YouTube पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, ताकि हम मैक्सिमम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठकर उनका टाइम को हम बेटर वे में यूटिलाइज करें, कि वो पेपर 1, पेपर 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं या वो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। तो अब आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके कंसर्न फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिए गए हैं, आप हमारी टेक्निकल टीम से बात भी कर सकते हो। तो चलिए हम इसके बाद अब शुरू करेंगे आज एक नई MCQ सीरीज, जो कि हम लेके आए हैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए। और उस MCQ सीरीज का पार्ट नंबर 13 इस सेशन के लिए हम शुरू कर रहे हैं।
फर्स्ट 12 पार्ट्स को देखने के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट को यूनिट नंबर 4 के साथ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन बैंक हमारा है यूनिट नंबर 4, जो कि हमारा पेपर 2 कॉमर्स में बिजनेस फाइनेंस के नाम से आता है। इसमें एक चैप्टर है डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कोशिश करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू आपको इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट बताए जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, वॉल्टर्स मॉडल सजेस्ट फॉर 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड तैयार करते हैं। डिविडेंड चैप्टर के अंदर आपको 2 अलग अलग मॉडल्स दे रखे हैं। एक को हम बोलते हैं सब रेलिवेंट है और एक को हम बोलते हैं इररेलेवेंट है। रेलिवेंट मॉडल्स क्या कहते हैं कि साहब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने से कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस पे इंपैक्ट आता है, फर्क पड़ता है। और ये बात कहने के लिए 2 अलग अलग ऑथर ने अपने व्यू दिए, एक है वॉल्टर और एक है गॉर्डन। और इररेलेवेंट अप्रोच के अंदर एक आता है सब रेजिडुअल थ्योरी और एक आता है एमएम अप्रोच। इन दोनों ने ये कहा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना या ना करना कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से या नहीं करने से हमारी मार्केट प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि नाम ही क्या है, इररेलेवेंट। तो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो रेलिवेंट अप्रोच की बात करती है, उसको सपोर्ट किया 2 लोगों ने, एक वॉल्टर ने, जेम्स सी वॉल्टर ने, और एक किया गॉर्डन ने। तो ये जो क्वेश्चन था ये वॉल्टर का ही है। वॉल्टर ने क्या कहा था, बेसिकली वॉल्टर ने बात की 2 चीजों की, वन इज आर, अनदर वन इज के। ये आपको ऑप्शन इसी के रिगार्डिंग दे रखे हैं। आर को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, एंड के इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो वॉल्टर ने 3 केस बनाए, व्हेन आर मे बी ग्रेटर देन के, आर मे बी लेसर देन के और आर मे बी इक्वल्स टू के। तीनों केस में वॉल्टर ने क्या कहा कि अगर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी का रेट कॉस्ट से ज्यादा है तो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें सारा पैसा रिटेन करना चाहिए। क्योंकि जो भी कंपनी अर्न करती है, जिसको हम बोलते हैं ईपीएस, इसके हम 2 पार्ट करते हैं। एक हिस्सा हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर को, डिविडेंड, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग्स। तो एज पर द गॉर्डन, अगर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो हमें सारा पैसा रिटेन कर लेना चाहिए। और अगर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अर्निंग्स बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो हम इक्विटी को सारा डिविडेंड बांट देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि वॉल्टर ने सजेस्ट किया, कब, क्या, कि हमें सारा पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। कब करना चाहिए, 4 केस आपको दे रखे हैं। अगर आप इन केस को देखेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा, वो आएगा व्हेन केई इज ग्रेटर देन आर, यानी कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है। इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग फर्म्स। डिक्लाइनिंग फर्म्स वो कंपनीज जहां पर आपके पास फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, बजाय हम खुद पैसे को इन्वेस्ट करने के उस अर्निंग को डिविडेंड के रूप में बांट देंगे शेयर होल्डर में, तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट मोटो हमारा एफएम की होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। इसी से कंसर्न दूसरा केस देखें आप, सेकंड एग्जांपल, इफ ए फर्म हैज के लेसर देन आर, यानी क्वेश्चन में मान लीजिए के ही दे रखा है आपको 8% और आर आपको दे रखा है 10%, तो कहता वॉल्टर क्या सजेस्ट करता है। आप देखिए अभी मैंने बताया, अगर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज्यादा है तो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम होने का मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्म के पास पैसे को इन्वेस्ट करने के अच्छे खासे अवसर हैं, तो हमें
सारा का सारा अर्निंग को रिटेन करना चाहिए। अगर आप 100% रिटेंशन रेशो करेंगे, रिटेंशन रेशो मतलब सारा पैसा आप रिटेन करेंगे, तो डिविडेंड कितना बांटेंगे आप? 0%। तो ये दोनों क्वेश्चन किसके आए थे? वॉल्टर को लेके। चलिए थर्ड, अगेन सेम क्वेश्चन वॉल्टर के केस का। कहता साहब वॉल्टर मॉडल सजेस्ट दैट ए फर्म कैन ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर। कहता वॉल्टर ऐसा कहता है कि फर्म हमेशा अपने शेयर का प्राइस बढ़ा सकती है। क्या करके? डिविडेंड बढ़ाकर, कांस्टेंट डिविडेंड, डिक्रीजिंग डिविडेंड। ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वॉल्टर ने सिर्फ और सिर्फ क्या बात कही? उसने कहा आपको इन दोनों का रिलेशन देखना है, आर का और के का। आर रेट ऑफ रिटर्न, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और 3 केस हमने अभी डिस्कस किए कि अगर आपका आर के से ज्यादा है तो हमें सारा का सारा पैसा रिटेन करना चाहिए, और अगर आर आपका के से कम है तो रिटेंशन रेशो क्या हो जाएगा? 0। एंड इफ आर इक्वल्स टू के, नाउ दिस थ्योरी बिकम्स इरेलीवेंट। अब डिविडेंड बांटने से या ना बांटने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस को देखकर आप ये कह सकते हैं इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव। क्योंकि डिविडेंड बढ़ाने से, डिविडेंड कांस्टेंट रखने से शेयर के प्राइस में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा कब? अगर आर के से ज्यादा है तो मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करूं, इट विल बी 0%। If R is lesser than K, dividend payout ratio should be 100%. And if R equals to K, now this theory becomes irrelevant. No matters. Dividend distribute करें ना करें, आप क्या करो? कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें हमारे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बैठते हैं, डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, उस मीटिंग पे छोड़ दो साहब। अगर वो कहेंगे डिविडेंड बांटना है तो बांट देंगे, अगर फर्म को लगता है रिटेन करना है तो रिटेन कर लेंगे। मतलब प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तीनों केस हमारे किसके थे? वॉल्टर मॉडल की हमने बात की। फोर्थ है नेक्स्ट मॉडल। वॉल्टर के साथ मैंने अभी आपको बताया रेलिवेंट अप्रोच के अंदर 2 मॉडल आते हैं। वॉल्टर के साथ क्या आता है? गॉर्डन। तो जब बात हम गॉर्डन की करते हैं तो गॉर्डन ने क्या कहा? गॉर्डन ने कंसेप्ट दिया, उसको बोलते हैं बर्ड इन हैंड। नाउ बर्ड इन हैंड मींस व्हाट? मैंने कहा वॉल्टर गॉर्डन दोनों ही रेलिवेंट अप्रोच की बात करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वॉल्टर ने क्या कहा अभी हमने पढ़ा, आर और के बारे में पता होना चाहिए आपको। वो सेम बात गॉर्डन ने भी कही, बट इसने एक एक्स्ट्रा बात ऐड कर दी, उसको बोलते हैं बर्ड इन हैंड। बर्ड इन हैंड मींस क्या? ये कहता है साहब इन्वेस्टर हमेशा डिविडेंड चाहते हैं। अगर आपकी कंपनी उनको डिविडेंड पे करेगी तो वो आपके कंपनी के प्राइस को प्रीमियम पे करेंगे, यानी वो इसको अच्छा मानते हैं। फ्यूचर प्रॉमिस करने की बजाय आप अगर करंट में डिविडेंड बांटेंगे तो आपके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो गॉर्डन ने क्या कहा था कि इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? 1 बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन बुश। जो आपके हाथ में है वो बेस्ट है, आपको प्रेजेंट देखना है। मैं आपको कहूं कि साहब एक तो ऑप्शन है कि मैं आपको आज डिविडेंड दे दूं। मान लीजिए मैंने कहा साहब करंट ईयर के अंदर मैं आपको डिविडेंड दे सकता हूं 10%। आप ऐसा करें करंट ईयर में डिविडेंड ना लें, नेक्स्ट ईयर में आपको दे दूंगा 20। तो कहता इन्वेस्टर हमेशा इसको प्रेफर करेंगे इसकी बजाय। रीजन बीइंग, कहता फ्यूचर इज ए रिस्की प्रॉमिस। फ्यूचर में प्रॉमिस करना रिस्की है, तो इट्स बेटर जो आज है अपने हाथ में वो ले लो। तो इसको बोलते हैं बर्ड इन हैंड। ये किसने दिया था? गॉर्डन ने। क्लियर? चलिए अब आती है बात इररिलेवेंट की। मैंने कहा रेलिवेंट में 2 उत्तर आते हैं, वॉल्टर गॉर्डन, और इररिलेवेंट में आते हैं एमएम अप्रोच और रेजिडुअल। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जो रेजिडुअल थ्योरी है आपकी डिविडेंड की, ये आर्ग्यू क्या करती है? डिविडेंड इज ए पैसिव डिसीजन। क्योंकि रेजिडुअल अप्रोच क्या कहती है साहब कि जितनी आपकी अर्निंग है आप ये देख लो, मुझे फ्यूचर के लिए कितना रिटेन करना है वो आप कर लें, जो बच गया सरप्लस है वो आप पे कर दो, दैट्स इट। कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तो रेजिडुअल थ्योरी क्या मानती है? डिविडेंड इज ए पैसिव डिसीजन। नेक्स्ट आता है, ये भी क्वेश्चन डिविडेंड इररिलेवेंसी की बात ही करेगा
कह रहा साहब डिविडेंड इररिलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका, अब ये एमएम मॉडल का है, ये किसका था, रेजिडुअल अप्रोच का, एमएम मॉडल का। एमएम मॉडल के अंदर क्या कहा गया, 4 ऑप्शंस आर गिवन। कहता साहब इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर, हैजिंग करना और आर्बिट्रेज। राइट आंसर इज आर्बिट्रेज। अब ये आर्बिट्रेज कंसेप्ट होता क्या है, एमएम अप्रोच ने क्या कहा कि कोई भी कंपनी है अगर वो डिविडेंड पे करती है, ठीक है, तो वो ये ना सोचे कि हमारे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, कहता है इन्वेस्टर्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर रैशनल। अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन में उसकी जम्पशन भी बताऊंगा आपको। तो एमएम अप्रोच के अंदर एक कंसेप्ट आया आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है जस्ट शिफ्टिंग करना फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। कहता है शेयर होल्डर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया है तो उसमें से एग्जिट हो जाएंगे, उसको सेल कर देंगे और ऐसी कंपनी में एंटर करेंगे जिसका स्टेटस सेम होगा, अर्निंग सेम होगी, पर उसका प्राइस कम होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक सा रूल ऑफ थंब होता है हर इन्वेस्टर के लिए, जहां आपको सस्ता मिले वो शेयर ले लें, जहां महंगा मिले उसको बेच दें। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो कहता इन्वेस्टर आर्बिट्रेज प्रोसेस को करते हैं इसीलिए कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से। तो ये बात आई एमएम मॉडल की। चलिए 6 के बाद 7th क्वेश्चन, ये देखो अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द एमएम मॉडल। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एमएम मॉडल के अंदर देखें आप, शेयर प्राइस गोज अप इफ द डिविडेंड इज पेड। नो, क्योंकि एमएम ने तो कहा था थ्योरी इररिलेवेंट है। शेयर प्राइस गोज डाउन इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, ऐसी कोई बात नहीं है। शेयर के प्राइस को बढ़ने से यानी डिविडेंड के बढ़ने से घटने से शेयर के प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा। तो बट नेचुरल है, ये 2 नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या है, दिस इज market value is unaffected, there will be no change in the market price of the share by the dividend policy। ये बात किसने कही, एमएम मॉडल ने। चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which of the following stress on the investors preference for the current dividend than the higher future capital gains। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैं कहूं साहब 10% डिविडेंड आज ले लो, बेटर है आज यानी करंट ईयर में डिविडेंड ना लेकर नेक्स्ट ईयर में आपको 10 + 10 20% पे कर दूंगा। तो इन्वेस्टर कहते हैं नहीं साहब हमें तो करंट चाहिए। ऐसा किसने बोला था, ऑथर का नाम हमने अभी पढ़ा, गॉर्डन्स मॉडल, क्योंकि गॉर्डन मॉडल भी रेलिवेंट अप्रोच की बात करता है। तो उसने कहा था करंट डिविडेंड इज ऑलवेज वेलकम बाय द शेयर होल्डर रादर देन हायर फ्यूचर कैपिटल गेन। फ्यूचर में शेयर का प्राइस बढ़ेगा, किसने देखा है फ्यूचर, हमें तो सब आज ही डिविडेंड पे कर दो। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9, एमएम मॉडल की बात करते हैं। एमएम मॉडल ने क्या कहा, कहता डिविडेंड इररिलेवेंस होता है, क्या यूज करता है, आर्बिट्रेज। अब अगेन बात आ गई आर्बिट्रेज होता क्या है, मैंने अभी कहा शिफ्टिंग करना शेयर्स की। यहां पर डिविडेंड पॉलिसी की अगर बात करो, एक एमएम अप्रोच आप पढ़ोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो भी हमारा एक इसी यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वहां भी आर्बिट्रेज प्रोसेस बात की गई है एमएम अप्रोच में, यहां भी बात की गई है। फर्क क्या है, यहां पर आर्बिट्रेज किसके बीच होता है, तो आप देखें ऑप्शन डिविडेंड एंड बोनस, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड कैपिटल इशू। तो यहां पर इन दोनों को कट करता हूं मैं, इस पे आता हूं। अब ये क्या है आर्बिट्रेज, सी एक कंपनी के पास मान लीजिए अर्निंग है 10 रुपीज पर शेयर, इट हैज 2 ऑप्शन, ईदर टू रिटेन और टू पे। सपोज कंपनी पे नहीं करती, इसका मतलब कंपनी 10 रुपीज पर शेयर क्या कर रही है, रिटेन कर रही है। अगर कंपनी रिटेन कर लेगी, रिटेन अर्निंग्स को, वो अर्निंग का सारा पैसा रिटेन कर लेगी, तो इसका मतलब है उसको और फंड्स मार्केट से रेज करने की जरूरत नहीं है, तो वो नया कैपिटल इशू नहीं लेकर आएंगे। क्या नहीं लेके आएंगे, कैपिटल इशू नया नहीं लेकर आएंगे। और अगर मान लीजिए हमने सारा पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दिया होता, तो हमें फर्दर फाइनेंसिंग के लिए और फंड चाहिए होते तो हम नए शेयर इशू करते। तो यानी यहाँ झगड़ा 2 बातों का है, डिविडेंड का
और कैपिटल इश्यू का, इन दोनों के बीच का प्रोसेस ही आर्बिट्रेज प्रोसेस कहलाता है एमएम अप्रोच के अंदर। किस चैप्टर में? डिविडेंड पॉलिसी में। चलिए 10th अगेन वॉल्टर मॉडल है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। कहता इफ के इक्वल्स टू आर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल है, किसके अंडर? वॉल्टर मॉडल के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट? कौन सी बात इररिलेवेंट है? मैंने कहा अगर आपकी वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वही आपका रेट ऑफ रिटर्न है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से या नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखें वट एवर द डीपी रेशो में भी, आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 0% हो सकता है, इट मे बी 50%, इट मे बी 100%, देयर विल बी नो चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। क्लियर? ये किसने कहा था? वॉल्टर के मॉडल के अंदर। चलिए जी एमएम मॉडल की बात करते हैं। एमएम मॉडल ने क्या कहा? एमएम मॉडल आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट। मैंने पहले बोला एमएम क्या कहता है? डिविडेंड इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है? कहता देखें आप ऑप्शन, क्यों है ऐसा? कहता वैल्यू ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग पावर, इन्वेस्टर बाय शेयर फॉर कैपिटल गेन, डिविडेंड इज पेबल आफ्टर डिसाइडिंग द रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड इज अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप एमएम अप्रोच की बात करें, एमएम के पीछे लॉजिक क्या था? वो ये कहता फर्म की जो अर्निंग है उससे डिसाइड होता है उसका प्राइस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना अर्निंग के दो पार्ट होते हैं, डिविडेंड और रिटेन। तो कहता आप डिविडेंड बिल्कुल मत पे करो, सारा पैसा रिटेन कर लो, आप सारा पैसा डिविडेंड के तौर पे बांट दो, रिटेन बिल्कुल मत करो। ये बातें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? मैटर करता है कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसे बढ़ेगा। अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो हमारा मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। यानी डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट द मार्केट प्राइस। क्या अफेक्ट करता है फिर? आपका ईपीएस। तो ये इसका राइट आंसर है कि वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स ऑन द अर्निंग पावर ऑफ द कंपनी, नॉट द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड। क्लियर? चलिए 12th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैसिव डिविडेंड पॉलिसी? इनमें से आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन पैसिव डिविडेंड की बात करता है। पैसिव आई होप आप समझ गए, इररिलेवेंट अप्रोच की बात कर रहा है। देखें आप, कहता डिविडेंड इज पेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईपीएस, डिविडेंड पेड एज ए कांस्टेंट अमाउंट, द डिविडेंड इज पेड आफ्टर रिटेनिंग प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट और ऑल ऑफ द अबव। तो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैसिव डिविडेंड पॉलिसी, यानी कौन सी डिविडेंड पॉलिसी आपकी इसमें पैसिव है? पैसिव कौन सी रहेगी? आंसर विल बी सी, दैट द डिविडेंड इज पेड। कब पे करते हैं? आफ्टर रिटेनिंग प्रॉफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। रेजिडुअल अप्रोच, रेजिडुअल अप्रोच में यही कहा गया था आपकी इन्वेस्टमेंट नीड कितनी है, पहले उतना पैसा रिटेन कर लो, जो बच जाएगा वो डिविडेंड बांट दोगे, उसको क्या बोला गया था? पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, 13th। इन केस ऑफ द गॉर्डन मॉडल, अब ये क्वेश्चन किसका आ गया? गॉर्डन का, जो रेलिवेंट अप्रोच का थॉट को जो फॉलो करता है। द एमपी का मतलब यहां पर मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस फॉर जीरो पेमेंट इज जीरो, यानी आपका जीरो पे आउट, डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है आपका? जीरो है। उस केस में मार्केट प्राइस क्या है? जीरो है। ऐसा क्या है? कहता है इसका मतलब क्या है? शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड, शेयर्स अवेलेबल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इन्वेस्टर्स आर नॉट रेडी टू पे। तो गॉर्डन ने क्या कहा था कि अगर आपका कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो जीरो है तो इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में पैसा लगाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपनी करंट इनकम को पसंद करते हैं, ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जहां पर उनको डिविडेंड मिलता हो। तो ये बात हुई आपकी 13 नंबर क्वेश्चन की। चलिए जी 14th, गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड रेलिवेंस। मैंने कहा ना गॉर्डन किसमें आता है? रेलिवेंस कहता है सेम एज। सेम एज का मतलब यहां पर क्या है?
आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अदरवाइज आप अभी करेंगे, आने वाले टाइम में मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा। तो उसमें ना एक हमारी कैलकुलेशन होती थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकालते थे कुछ इस तरह से। क्या इसका नाम था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे निकाला था? डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड डीपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करे थे अपने, और प्लस में ऐड किया था ग्रोथ। तो ये वो जो चीज है ना, यहां पर कहता गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूले से मिलती है। कब मिलती है? इस फॉर्मूले के अंदर आप देखें, क्योंकि हम बात करते हैं गॉर्डन के अंदर प्राइस निकालने की। तो अगर आप प्राइस निकालोगे तो वो फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। कैसे करते हैं? डी, ये डिविडेंड डीपीएस एज इट इज पड़ा है, प्राइस में यहां ले आया तो नीचे क्या आएगा? के। यहां ग्रोथ प्लस में है तो यहां क्या हो जाएगी? माइनस। ये फॉर्मूला बन गया साहब किसका? गॉर्डन का। किस चैप्टर में? डिविडेंड में। अदरवाइज ये फॉर्मूला ऐसे था किसमें? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। तो दैट वाज कॉल्ड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल ऑफ द इक्विटी वैल्यूएशन। दैट्स व्हाई गॉर्डन के मॉडल का एक नाम होता है, आप याद रखना, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिविडेंड पॉलिसी में डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल किसको बोलते हैं? तो उसका राइट आंसर था गॉर्डन मॉडल, इस वजह से था। क्लियर? चलिए जी 15th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ R इक्वल्स टू के, अगर R और के दोनों इक्वल हैं, देन मार्केट प्राइस बाय द वॉल्टर मॉडल एज वेल एज द गॉर्डन मॉडल, दोनों की बात कर रहा है ये, वॉल्टर मॉडल हो चाहे गॉर्डन मॉडल हो, दोनों केस में अगर R और के दोनों सेम होंगे तो कहता फॉर डिफरेंट पे आउट रेशियो वुड बी, क्या होगा? यहां पर इक्वल होगा, क्योंकि मैंने कहा ना R और K दोनों कांस्टेंट है, तो ये मैटर नहीं करता। आप डिविडेंड पे आउट रेशियो रखो साहब 0%, आप रखो साहब 50%, आप डिविडेंड पे करो 100%, इन तीनों केस में आपका जो मार्केट प्राइस है दैट विल रिमेन सेम, इक्वल ही आएगा। आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसकी फर्दर डिटेल देखनी हो तो मैंने डिविडेंड चैप्टर का एक वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब पे, जहां पर मैंने ये कैलकुलेशन भी बता रखी है, आप उस पे भी जा सकते हो। ठीक है, चलिए 16th, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज, अब सिंपली एक कैलकुलेशन है। डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते किसको है? तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है, तो उसका राइट आंसर क्या होता है? बी। बी क्या होता है साहब? डिविडेंड पर शेयर। मान लीजिए कंपनी की अर्निंग है 10 पर शेयर, अर्निंग पर शेयर कितना है? 10, एंड कंपनी पे कर रही है 6 पर शेयर, तो हम बोलेंगे साहब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 6 आउट ऑफ 10, 60%। 60% इज डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन, डिविडेंड अपॉन अर्निंग इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलिए जी 17th, बहुत सिंपल, बड़े बड़े हमने कर लिए, आप भी थक गए होंगे, थोड़ा लाइटली करते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी मस्ट बी पेड। व्हेनेवर ए कंपनी डिक्लेयर्स a dividend, the company has to submit, company has to pay the dividend to shareholder within the 30 days as per law। कंपनीज एक्ट के हिसाब से 30 दिन के अंदर अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करनी होती है। ये लीगल एक एस्पेक्ट है डिविडेंड का। 18th, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज पेबल। होता क्या है जब बात डिविडेंड के ऊपर टैक्स की आती है? अर्लियर क्या होता था कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी डिविडेंड पे करती है हजारों लाखों शेयर होल्डर्स को, उनमें से बहुत से लोग होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। तो आज की डेट में कंपनी क्या करती है? गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें डायरेक्टली पे कर दो। कंपनी विल पे डिविडेंड टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स।
मान लेते हैं एक कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया, या डिविडेंड का अमाउंट है हमारा साहब ₹15 पर शेयर, एंड लेट द डिविडेंड टैक्स इज 10%, तो पर शेयर आपका टैक्स कितना बनेगा 1.5। वो कौन पे करेगी? कंपनी। किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को पे करेगी। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर को बोलेंगे साहब 15 रुपीज में से हमने 10% गवर्नमेंट को दे दिया, रिमेनिंग आप ले लो। नो, शेयर होल्डर को तो 15 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि कंपनी को 15 रुपीज बांटने के लिए कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? 16.50। क्लियर? क्योंकि 10% पहले गवर्नमेंट को जा रहा है, फिर किसको मिल रहा है? शेयर होल्डर को। तो पे कौन करेगी? कंपनी। पे किसको करेगी? गवर्नमेंट को। किसके बिहाफ पे? शेयर होल्डर के बिहाफ पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं 19 पे। शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, 80% पेड अप। 80% पेड का मतलब क्या हो गया? 10 रुपए का शेयर है साहब, कितने में पेड अप है? 8, और कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है? 50%। तो 50% ऑफ ₹8, और आंसर विल बी ₹4। सिंपल। पर शेयर डिविडेंड का अमाउंट निकालना था, नथिंग एल्स। 4 पे पर शेयर आएगा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following generally do not result in increase in the total dividend liability? कहता इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे डिविडेंड लायबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता? आप बोनस शेयर इशू करेंगे, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो आपको डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ेगा। आप राइट शेयर इशू करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो आपको डिविडेंड ज्यादा पे करना पड़ेगा। बट अगर आप शेयर को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट करने का मतलब है आज से पहले शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर थे 10,000, कंपनी ने इसकी फेस वैल्यू कर दी 1 रुपीज, तो 10 टाइम्स ज्यादा, यानी अब शेयर्स की संख्या जो कि पहले 10,000 थी बढ़कर कितनी होगी? 1 लाख। 10 टाइम्स ज्यादा हो गई। इससे आपके डिविडेंड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। डिविडेंड्स आर पेड। डिविडेंड कहां से पे करते हैं? बहुत सिंपल, पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जो पैसा बचता है वो हम डिविडेंड के रूप में पे कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। तो ये हमने आज 21 क्वेश्चंस किए डिविडेंड के। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।